हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ पॉलिटी के लेक्चर 7 को लेकर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आज मैं फिर से आपके लिए पॉलिटी को एकदम धमाकेदार बनाने वाला हूँ। अभी तक आपने लेक्चर 5, 6, 4 देखे होंगे। पॉलिटी के अंदर एकदम डुबा दिया है ताकि जिससे आपके आने वाला एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपके हाथ से न छूट पाए, चाहे किसी का क्वेश्चन छूट जाए, पर जितने भी लोग स्टडी कर की टीम से जुड़े हुए हैं, स्टडी कर के चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका एक भी क्वेश्चन पेपर में न छूट पाए, ऐसा उद्देश्य के साथ में स्टडी कर की टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। और आप इस मेहनत को सफल बनाइए, हमारा नाम करिए कि जो लोग स्टडी करके चैनल से पढ़े हैं, जो स्टडी कर की क्लासेस से पढ़े हैं, उन्होंने अपना सिलेक्शन नहीं, एक रैंक हासिल किया है, ताकि हमारा भी नाम हो, हमें भी मोटिवेशन आए कि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, जिनके लिए हमने इतनी इतनी मेहनतें करी हैं, उन बच्चों ने आज अपना फाइनल सिलेक्शन लिया है। सिलेक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी खासी रैंक लाए हैं, जिससे हमारा नाम काफी अच्छा हो। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने स्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे, एक अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे, ताकि आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर ले एकदम। अब की बार किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। ऐसी दिमाग में फीलिंग आपके बैठ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मन अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा, आपका दिल अंदर से गवाही नहीं देगा, तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जब तक तुम अंदर से मजबूत नहीं बनोगे तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। स्टडी कर इतना कर सकता है आपके लिए कि एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन रास्ता, एक बेहतरीन पाथ आपको दिखा सकता है चलने के लिए, पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम एक अच्छा कंटेंट लाकर, मेहनत करके आपको लाकर दे सकते हैं, पर वो आपको फॉलो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। अब की बार 26,000 कुछ वैकेंसीज है, पहले 50,000 थी, तब मेरिट 180 अराउंड थी जर्नल की। तो अब की बार आप सोच लो, आधी वैकेंसीज है पहले के मुकाबले, और वैकेंसीज के मुकाबले फॉर्म अभी भी इतने ही जाने हैं जितने पहले गए थे, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन कभी भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो अपने आप को एकदम यूनिक, डिफरेंट साबित करो सबसे निकल के। आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको रैंक हासिल करनी है। क्या रैंक हासिल करनी है? ताकि हमारा भी एक नाम बने और हमको भी ये मोटिवेशन अंदर से आए कि हाँ, जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़े, आज उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, लेक्चर नंबर 7 को, पॉलिटी के। तो अभी तक हमने आपका 1950 तक पढ़ लिया है। संविधान में क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे चीजें निकल के आई, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या युद्ध हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया, फिर आपके क्या क्या अधिनियम आते रहे बार बार हमारे लिए। तो ये चीजें सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949, संविधान सभा हमारा संविधान बना चुकी है। और 1951, ये थोड़ा सा मैं यहाँ जी के आपको थोड़ा सा फैक्ट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि चीजें अगर जो यहाँ थोड़ी सी छूट गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी हम जब अंदर जाके पढ़ेंगे तो हर चीज को एकदम डीप जाके पढ़ेंगे अच्छे से। ये थोड़ी चीजें यहाँ जी मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता चल जाए, क्योंकि फैक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बता रखा है, स्टडी कर का उद्देश्य यही है कि अब की बार आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। 26 नवंबर 1949 में जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसमें मैंने आपको बताया एक प्रियम्बल, मतलब कि एक प्रस्तावना थी आपकी। क्या थी? प्रस्तावना। एक प्रस्तावना थी। 395 आर्टिकल थे आपके, 395 आर्टिकल थे। 8 अनुसूचियां थी, अनुसूची 8 अनुसूची थी, और आपका क्या था? 22 भाग थे। क्या था? 22 भाग थे। लेकिन क्या हुआ, जब भारतीय संविधान, अभी मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है। मतलब कि ये भारतीय संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 368 के तहत
कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? कुछ केसेस में संविधान में संशोधन करना बहुत कड़ा है और कुछ केसेस में बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो ऐसे ही 1951 में ही जब 1949 में बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 1951 में ही पहला संशोधन हो गया संविधान में, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, किसकी? संविधान की, कि आसानी से भी संशोधन हो सकता है। तो इसमें क्या करा गया, जो भाग 7 था, 7 भाग को आपका खत्म करा, 7 भागों को खत्म किया, और इसकी जगह पे कितने नए भाग आए? 4 नए भाग आए। कौन कौन सा? 4K, 9K, 9K और 14K, ये 4 नए भाग जोड़े गए इसमें। अच्छा, और क्या खत्म किया गया? इसके अंदर से 20 आर्टिकल को खत्म किया गया। 20 आर्टिकल नहीं, मतलब संख्या में 20 अनुच्छेद, गिनती के 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 अनुच्छेद काटे गए, मतलब खत्म किए गए। तो इनकी जगह पे नए आर्टिकल कितने ऐड किए गए? 95 आर्टिकल नए इसमें ऐड किए गए आपके। और उसके बाद में जो आपकी ये 8 अनुसूचियां थी, क्या? 8 अनुसूचियां, ये 8 अनुसूची थी ना, ये कितनी कर दी गई? अनुसूची 8 अनुसूची थी, ये आपकी कितनी कर दी गई? 12 अनुसूचियां कर दी गई। कौन कौन सी? 9, 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई। तो अभी हम इनको, ये एक फैक्ट के बेस पे मैंने आपको बताया कंपेयर करके कि 1949 में ये था, और संविधान का एक गुण है जो कह सकते हैं हम कठोरता या लचीलेपन का जो मिश्रण है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उसके द्वारा जो 1951 में पहला संशोधन किया गया, उसमें भाग 7 को हटाया गया, 4K, 9K, 9K और 14K इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 20 आर्टिकलों को घटाया गया, तो 95 आर्टिकल नए ऐड किए गए। 8 अनुसूचियां थी, उनकी जगह 12 अनुसूचियां हो गई, मतलब 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां और आ गई। अभी हम इन अनुसूचियों को एकदम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर डीप जाके पढ़ेंगे। बिल्कुल मैंने बताया आपको पॉलिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छे तरीके से ऐसी पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको कि एक बार पढ़ लोगे, कभी आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे, डिफाइन करके, हर एक भाग को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे 22 के 22 भागों को अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे अब संविधान, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, मतलब कि भारतीय संविधान विभिन्न विभिन्न देशों से हमने बोरो किया है, लिया है, अच्छे मतलब बहुत देशों के, मैंने बताया आपको 60 से 63 देशों के बीच का हमने अवलोकन किया और तब अपने संविधान को बनाया। तो इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, मैं वो यहाँ जी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। और बचा कुछ जो बचेगा वो जैसे जैसे टॉपिक, एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके ऊपर, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, कौन से देश से क्या चीजें ली गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, डीपीएसपीस कहां से लिए है, आपका राष्ट्रपति कहां से लिया है, उपराष्ट्रपति कहां से लिया है, संसद कहां से लिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, हर एक चीज विद डिटेल के साथ में हम एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर। अभी कुछ छोटे से थोड़े से फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज्यादा रहती है, उस चीज को मैं आपके यहाँ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर जो मैंने अभी वो चीजें स्किप कर दी तो कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। स्टडी कर हर संभव ये प्रयास करेगा कि आपको एक अच्छी से अच्छी कंटेंट दिया जाए, अच्छा से अच्छा, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चन को और सही आंसर लगा पाओ। तो भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत में कह सकते हैं हम, जो भारतीय संविधान है उस लगभग 60% 1935 के अधिनियम से लिया गया, एक्ट से लिया गया, 1935 के एक्ट से लिया गया। पहली चीज, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 60% संविधान 1935 से लिया गया। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, ये कहां से लिए गए हैं आपके? ये आपके यूएसए मतलब अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार। बात करते हैं आपके डीपीएसपी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। चौथी चीज आपकी
आपका जो आप हमारी जो भारतीय संविधान में जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कहां से ली गई है, मतलब संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली कह सकते हैं हम, संसदीय प्रणाली, ये हमारी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। कहां से, ब्रिटेन से। और भी काफी फैक्ट है, ये मैं आपके साथ में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं डिस्कस करता रहूंगा। भारतीय संविधान, अब चीज आती है, एक चीज निकल कर आती है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछ रखा है, पेपर में पूछा गया है, भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था रखता है। मतलब कि जो भारतीय संविधान है उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई, ऐसा गुण है उसका कि वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ऐसे ही संविधान में एक ओर तो कहता है भारतीय संविधान की मैं एकात्मकता की ओर झुकाव रखता हूं, और दूसरी ओर कहता है कि मैं संघीय व्यवस्था की ओर भी झुकाव रख सकता हूं। तो एक ही चीज को डबल कैसे किया जा सकता है, तो इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण के बेसिस पे हम समझेंगे कैसे कैसे हैं। जैसे कि संघीय व्यवस्था, तो दोस्तों संघीय व्यवस्था क्या है, मतलब कि जहां पर दो चीजें काम कर रही हो, संघ में और राज्य में दो सरकारें काम कर रही हो, इस टाइप की चीजों को हम क्या कहेंगे, संघीय व्यवस्था कहेंगे। जैसे दोहरी सरकार हो, शक्तियों का विभाजन हो, मतलब कि एक सरकार केंद्र में काम कर रही हो, एक सरकार आपकी राज्य में काम कर रही हो, संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। शक्तियों का विभाजन कह सकते हैं, मतलब कि राज्य की शक्तियां कुछ अलग है, केंद्र के पास में कुछ शक्तियां अलग हैं। वैसे केंद्र के पास कुछ ज्यादा शक्तियां होती हैं, ये आपने देखा होगा, महसूस भी करते होंगे कि केंद्र हमारा कुछ ज्यादा पावरफुल होता है। लिखित संविधान, जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है, ये संघीय व्यवस्था का एक लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान की सर्वोच्चता मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सर्वोच्चता होती है, मतलब कि संसद की सर्वोच्चता होती है, जो संसद कर दे वो सर्वे सर्वा है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोत्तम होता है, मतलब कि सबसे जो हाई चीज है, जो सबसे पावरफुल चीज है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय वहां का, कहां का, अमेरिका का। लेकिन भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वे सर्वा है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। आगे कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, मतलब कि जो कार्यपालिका और विधायिका जो भी कानून बनाएंगी वो देखेगी न्यायपालिका स्वतंत्र है कि वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट ये मद्देनजर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट इस चीज के मद्देनजर रखते हुए देखेगा कहीं संविधान का हनन तो नहीं हो रहा, मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, इसीलिए इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहा गया है। इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। ये हो गए आपके संघीय व्यवस्था के लक्षण। पूछ लेता है कि बताइए भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था रखता है, तो इनमें से कौन सा लक्षण संघीय व्यवस्था का है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछेगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। आपके थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर होगा, वीडियो वगैरह का पेपर होगा, वहां जी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का एक लक्षण बताइए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक संघीय व्यवस्था का दे देगा और 3 आपका एकात्मकता की ओर झुकाव के दे देगा। तो वहां जी कैसे आपको डिफाइन करना, निकालना काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसीलिए जिसने आज की क्लास को अच्छे से करा है उसको तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं एकात्मकता। तो भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर भी झुका हुआ है। अब कैसे, इसको देखते हैं। एक सशक्त केंद्र होगा, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जो राज्य, जो मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर होती है, ज्यादा पावरफुल होती है। कौन सी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए कहा गया एक सशक्त केंद्र होगा, एक संविधान होगा, मतलब कि आपका यूएसए में क्या है, 2 संविधान है, राज्य अपना संविधान अलग रख सकता है, केंद्र अपना संविधान अलग रख सकता है। लेकिन भारत में क्या है, एक संविधान है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसका कहीं कोई हनन तो नहीं हो रहा। अगर जो हमारा कहीं हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है, हमारे संविधान का कहीं हनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की जाके शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने हनन की याचिका दायर कर सकते हैं। एकल नागरिकता होगी, मतलब कि आप देख रहे हो ना, ये चीज एकात्मकता से ही तो जुड़ी हुई है। एक ही संविधान, एकल नागरिकता, ये किसके उदाहरण है, एकात्मकता के। एकल नागरिकता, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य अलग नागरिकता देता है और केंद्र अलग नागरिकता देता है। क्यों,
क्योंकि वहां दो संविधान चलते हैं, केंद्र का अलग चलता है, राज्य का अलग चलता है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता मिलेगी आपको। अच्छा, केंद्र अलग नहीं देगा, राज्य अलग नहीं देगा, एक ही देगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राज्य में ही तो होती है, तो इसीलिए देखा जा रहा है तो कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, क्योंकि वो ही किसी आदमी को सेलेक्ट करके कहां भेज रही है, राज्य में भेज रही है। कौन, केंद्र। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, एक ही राज्यपाल होगा एक राज्य के लिए। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान का भी किसके लिए आता है, एकल नागरिकता में आता है। तो दोस्तों आप, आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाया हूं कि क्या संघीय व्यवस्था होती है और क्या एकात्मकता होती है, एकात्मकता की व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं आगे कि आगे भारतीय संसद, भारतीय संसद का रूप जो है मैंने आपको बताया, बेसिक स्ट्रक्चर जो है भारतीय संसद का कहां से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन की संसद, बात करते हैं थोड़ा सा ब्रिटेन की संसद के बारे में कि ब्रिटेन की संसद क्या है। आगे ब्रिटेन की संसद में एक विधायिका एक कार्यपालिका होती है, मतलब कि ये जो विधायिका होती है और ये कार्यपालिका होती है, इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक समन्वय होता है, मतलब कि एक सहमति होती है दोनों के बीच में। तो इस चीज को फॉलो करा है हमारे किसने, भारतीय पार्लियामेंट ने। जो भारत की संसद है उसमें ये चीजें हमने देखी हैं, और जो यूएसए की संसद है उसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका और विधायिका होती है आपस में दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, दोनों के मत एक जैसे नहीं होते, दोनों की शक्तियों का विभाजन होता है। तो दोस्तों जो अभी तक स्टूडेंट आपके 90% स्टूडेंट जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी तक यही चीजें नहीं पता, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, जो कि हमारे संसद के तीनों अंग हैं। तो अभी इस सेशन को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस सेशन के बाद में जब आप इस सेशन को खत्म करोगे, इस लेक्चर को खत्म करोगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ बोल सकते हो। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीजें ऐसी करा दूंगा आपकी कि आप किसी और को भी जाकर पढ़ा दोगे। तो आइए आगे आप, मैं चलता हूं आपको लेकर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या क्या होती है, इनके क्या क्या काम होते हैं, इनमें कौन कौन मिनिस्टर्स होते हैं, कहां कहां से आते हैं, हर चीज को एक अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अभी तक आधे से ज्यादा स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका होती है, इसी के झोल में उलझे रहते हैं। बस शब्द पता है, कार्यपालिका कुछ होता है, न्यायपालिका कुछ होता है और विधायिका कुछ होता है। तो आज जब ये सेशन खत्म होगा, आपको बिल्कुल टेंशन मत लो, ये चीजें बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से ऐसे पता चल जाएगी कि आप दूसरों को भी बता सकते हो, पढ़ा सकते हो कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो देखते हैं विधायिका। तो विधायिका का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, विधायिका विधेयक बनाना, मतलब कि कानून बनाना। जो लोग या जो मंत्री कानून बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं, उन्हें कहते हैं विधायिका। अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन से मंत्री आते हैं, केंद्र से आते हैं या आपके राज्य से आते हैं, हर चीज एकदम फुल डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो कह सकते हैं हम कानून बनाना, कानून बनाना। कानून बनाना किसका काम है, आपका विधायिका का काम है। जो भी कानून बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगी, विधायिका बनाएगी। अब इस कानून को लागू जो करेगा वो कौन करेगा, आपकी कार्यपालिका लागू करेगी। हम कह सकते हैं यहां कानून को लागू करना, क्या लागू करना किसका काम है, आपका विधायक कार्यपालिका का काम है। अब इस कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, कहां से आते हैं, केंद्र से आते हैं, राज्य से आते हैं, हर चीज एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये जो कार्यपालिका होती है इसमें आपके दोनों जगह से लोग आते हैं, जैसे कि आपका केंद्र से भी आते हैं और राज्य से भी। अब बात करते हैं केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। जैसे कि कार्यपालिका में केंद्र से कौन लोग आते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन, प्रधानमंत्री, और कौन, मंत्रिमंडल, कौन, मंत्रिमंडल।
अब इस मंत्रिमंडल में भी 3 प्रकार के मंत्रिमंडल कौन कौन से कह सकते हैं हम? 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, और आपका स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री मतलब, और एक होता है उप मंत्री मतलब कि सब मंत्री। उप मंत्री का मतलब सब मंत्री। तो ये 3 प्रकार के आपके मिनिस्टर्स होते हैं, और राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है। अब बात करते हैं राज्य से कौन आता है। राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल, आपके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होंगे आपके, और कौन होगा यहां जी कैसे आपके मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल कह सकते हैं, मंत्रिमंडल स्टेट का। तो दोस्तों अब बात करते हैं विधायिका पे। अभी छोटी सी चीज और रहेगी कार्यपालिका के अंदर। कार्यपालिका में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। स्थायी अस्थायी कौन से होते हैं? अस्थायी जो सदस्य होते हैं आपके, वो जो ये जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये जितने भी सदस्य हैं ये अस्थायी हैं, मतलब कि चुनाव के द्वारा है, 5 साल के लिए है, पता नहीं अगले 5 साल बाद कौन आएगा। और जो स्थायी होते हैं, स्थायी मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं, जो यूपीएससी वाले होते हैं, आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे स्थायी सदस्य होते हैं। कौन से? स्थायी सदस्य। कौन से वाले होते हैं? जो हमारे आईएएस आईपीएस ये जो अफसर होते हैं हमारे, ये कौन होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं हमारे। अब बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका में कौन कानून बनाता है? विधायिका भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी केंद्र में, एक होती है केंद्र में, एक होती है राज्य में। जैसे कि केंद्र में कौन सी होती है? केंद्र में हम अपने संसद को कह सकते हैं, कह सकते हैं, होती ही संसद है, संसद। और राज्य में क्या होता है? राज्य विधानमंडल। कौन सा? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राज्य में राज्य विधानमंडल, केंद्र में संसद। संसद के भी 2 सदन, संसद के भी 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा मतलब कि अपर हाउस और लोकसभा मतलब लोअर हाउस। अब आपका राज्य विधानमंडल में विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा 2 चीजें होगी राज्य विधानमंडल में, विधान परिषद, विधानसभा, और संसद में होगी आपका राज्यसभा और लोकसभा। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा से होते हैं। जब ये लोग यहाँ विधायिका में हैं तो ये लोग कार्यपालिका में क्या कर रहे हैं मेरे भाई? जब कानून बना रहे होते हैं, जब ये कानून बना रहे होते हैं तब ये एज ए विधायिका के रूप में काम करते हैं, और जब कानून को लागू करना होता है तब ये कार्यपालिका के रूप में यही लोग काम करने लगते हैं, कार्यपालिका के रूप में। जैसे समझेंगे टोटल के टोटल जितने भी पूरे सदन में सदस्य उपस्थित रहते हैं वो सारे ही, जरूरी नहीं कि सभी बीजेपी के या सभी कांग्रेस के हों, मतलब कि अपोजिट भी तो रहते हैं, अपोजिशन भी तो रहती है। तो यहाँ जी के जो कानून बन रहा है, यहाँ जी के कौन लोग होंगे? अपोजिशन वाले भी होंगे और उसके फेवर वाले भी होंगे, लेकिन यहाँ जी के वो लोग होंगे जो इसको लागू करेंगे। कार्यपालिका में वो लोग होंगे जो यहाँ जी के राज्यसभा में, जैसे आपके उपराष्ट्रपति पीएम लोकसभा से आते हैं, तो जब ये यहाँ जी के काम कर रहे होते हैं कानून बनाने का तो ये विधायिका के रूप में काम करते हैं, और जब ये कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं तो कानून लागू करने के रूप में कार्य करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? ऐसे ही आपके विधान परिषद से होता है, जब ये काम यहाँ जी के आपका कानून बनाने का होता है तब ये कानून बनाने के रूप में काम करते हैं, और जब कानून लागू करने का काम होता है तो कानून लागू करने के रूप में कार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है संविधान सभा वाला, जब संविधान सभा में आपका संविधान सभा संविधान बनाती थी तो आपके अध्यक्ष कौन हो जाते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा कानून लागू कर रही होती थी, क्योंकि देश को भी तो साथ साथ में चलाना था उस टाइम अंतरिम सरकार के रूप में, तब अध्यक्ष कौन बनते थे? जेबी मालवणकर बनते थे। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। आखिर न्यायपालिका क्या होती है? जो भी कानून बनाकर कानून लागू करते हैं उसका रिव्यू करने के लिए एक न्यायपालिका होती है। रिव्यू के लिए न्यायपालिका उसको द्वारा भेज सकती है, इसके देखने के लिए होती है कि क्या इन दोनों ने जो भी एक कानून बनाया और इन्होंने ये लागू किया, क्या ये ठीक सही तरीके का है, कहीं हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कहीं हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ये हमारी न्यायपालिका का काम होता है। न्यायपालिका में क्या होता है?
जो सबसे सुप्रीम होता है हमारे लिए वो क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका के अंदर, फिर हमारा हाई कोर्ट है, और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, यहां से अगर जो हमें कुछ नहीं मिलता हम यहां जा सकते हैं और फिर यहां जा सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये होगी हमारी न्यायपालिका। अब एक और चीज याद रखेंगे, यही फैक्ट एक याद रखने के लिए है, आर्टिकल 50। क्या आर्टिकल 50? आर्टिकल 50 हमें क्या कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को आर्टिकल 50 आपस में डिवाइड करता है, मतलब अलग रखता है। क्यों? क्योंकि यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिल गए तो ये तो अपने मनमानी का कानून बना देंगे। भाई कोई भी कानून लेके आए, विधायिका से कोई कानून बनाया और कानून लागू करा दिया कार्यपालिका के द्वारा, और न्यायपालिका ने जब देखा, चाहे इसके ये भारत की जनता ये के फेवर में हो या ना हो, और न्यायपालिका ने कर दिया कि हाँ ठीक है जाओ, तो कहीं ना कहीं संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, उल्लंघन हुआ। तो इसीलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया हर चीज को देखने के लिए कि कहीं भी कोई चीजें दिक्कत में ना आए। तो इसीलिए आर्टिकल 50 घेर दिया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगी, इन दोनों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच अंतर भी समझ आ गया होगा, इनके कार्य समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से, और जिंदगी में अब आप न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब आइए आगे सेशन को बढ़ाते हैं। अब करते हैं मौलिक अधिकार क्या थे हमारे, और संसदीय प्रणाली में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम संसदीय प्रणाली की विशेषताएं और मौलिक अधिकार। इनको भी डिटेल के साथ में एक एक को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अच्छे से। पहला क्या कहता है, हमारी जो संसदीय प्रणाली है इसमें पहला क्या कहता है, वास्तविक व नामात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। मतलब कि समझो, भारत का अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता, तो आप आंख मीच के एकदम उत्तर मारोगे राष्ट्रपति। पर मेरे भाई, क्या कभी तुमने राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेते हुए देखा है, कोई कार्य करते हुए देखा है? तो उसी के लिए कहा गया है वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति। कौन? राष्ट्रपति जो है वो नाममात्र की कार्यपालिका है, उसका कोई कार्य नहीं। असली जो कार्यपालिका है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री। जो भी कार्य करता है प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति आपकी नाममात्र की कार्यपालिका है, नाममात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, समझेंगे। मंत्रिमंडल आपके आता ही है, जिसमें आपके राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मंत्री होते हैं। बहुमत दल की सत्ता, मतलब समझो उसी की सत्ता होगी, उसी की सरकार होगी जिसका बहुमत ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, निचले सदन का विघटन, ये भी जान सकते हैं। संसद के हमारे दो सदन है, मैं बता चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं आपको, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, 6 वर्ष के लिए उसके सदस्यों की चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा के 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा कभी भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, और निचले सदन मतलब कि लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है, उस सदन का विघटन हो सकता है, भंग की जा सकती है। और पीएम या सीएम का नेतृत्व, पीएम और सीएम का नेतृत्व, अगर जो सीएम की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल, मतलब कि ये भी एक हमारी संसदीय प्रणाली है। और पीएम की बात करते हैं तो केंद्र में संसदीय प्रणाली, जो कि हमारी संसद है। ये होगी आपकी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, जो कि इस प्रकार से थी। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो दोस्तों क्या है हमारे मौलिक अधिकार? मैंने आपको बताया है मौलिक अधिकार हमारे कहां से लिए गए हैं, आपके यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इतना ही लेवल है बस आपके एग्जाम का कि सीधा सीधा पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो कितने हैं? 6। भाग कौन सा है ये भी पूछ सकता है। तो मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है हमारे संविधान में? भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, व छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो जो ये समता का अधिकार है, सामान्यता का जो अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 तक की जो हमारे अधिकार हैं, उसमें समानता का मतलब कि हर जगह समान अवसर मिलेगा हमको, चाहे वो नौकरी के लिए हो, किसी के लिए हो, हमें समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की।
जो हमारी स्वतंत्रता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी अपने जमीन खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा आर्टिकल 19 से 22। कितना? 19 से 22 तक हमारे संविधान में के मौलिक अधिकार के भाग 3 के अंदर क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हमारे आर्टिकल कौन सा है? 23 और 24। 23 और 24 में हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता। जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है ये हमारी कौन से आर्टिकल में है? 25 से लेकर 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर हमारी सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है। और छठवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 इसके लिए है। तो दोस्तों ये हमारे 6 आर्टिकल है और ये अनुच्छेद है। यदि हमारा कहीं भी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट हमको 5 रिटें देता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रपक्षा, उत्प्रेषण। तो ये हमें 5 रिटें देता है जिसके माध्यम से यदि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, हमारे संविधान का उल्लंघन होता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से मौलिक अधिकार पता चल गया। और हर एक भारत के नागरिक को अपने मौलिक अधिकार आने चाहिए, जिससे उसका कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी लेवल पर कोई भी अधिकार छीना ना जा सके, उसका कहीं भी कोई शोषण ना हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।